Paper 2 and paper 4. Paper 1 में it is composed of MCQs. How many MCQs? 40. Shabash. Yes sir. यार ये अटैच करो. 40 MCQs होते हैं. कैमरे के सामने ना हो, बोर्ड देखते हैं. आप इस तरफ आ जाओ. इधर आ साइड से दिखाओ. Now there are 40 MCQs और इसके मार्क्स कितने होते हैं ऑल टुगेदर? 40. कितना आंसर? सभी को भेजो ना, वो करेगा. जी. टोटल मार्क्स 40. शाबाश. और टाइम कितना होता है इसके लिए? 1 आवर. शाबाश. ठीक है. पेपर 2 2 sections. ठीक है. सेक्शन 1 कितने मार्क्स? 40. 45. सेक्शन 2 टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसका? 75. शाबाश. सेक्शन 2 टोटल मार्क्स 30. Section 1 में all the questions are mandatory. You cannot leave any one of them. All questions are mandatory. Section 2 में question 9, okay, and then we have choice between question 10 and question 11. If you remember, I told you यहाँ पे किस question के बीच में आएगी option? वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर फिजिक्स. जी. इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई और भी आ सकता है, इसका साउंड मत कर. ठीक है. एनर्जी का भी या किसी और का भी. यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स तो न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ. ठीक है. पेपर 4 we call it ATP, alternate to practical. We call it ATP alternate to practical because क्वेश्चन 9 मैंडेटरी होता है पेपर 2. हाँ 10 के साथ आता है 11. ठीक है. और हम कैसे हो? अच्छा. Why we call this thing ATP? Because paper 4 and paper 3 में से आपने किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप दोनों को नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच. ठीक है. तो पेपर 3 को हम लोग हमारे लिए है नहीं. पेपर 4 है तो पेपर 3 इज प्रैक्टिकल वर्क, उसको हटा दिया. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू पीपल. ऑनलाइन वाले लोग बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो. ठीक है. तो पेपर 1 कंपलसरी है, सारे बच्चों ने करना है. पेपर 2 कंपलसरी है, सबने करना है. पेपर 3 और 4 में से ऑप्शनल होता है और हमारे रीजन के लिए उन्होंने पेपर 4 डिसाइड किया ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल. 30 मार्क्स के होते हैं दोनों, लेकिन ये वाला भी 30 मार्क्स है. टोटल मार्क्स इसमें 30. लेकिन प्रैक्टिकल शाम नहीं दे सकते बेटा वो हमारे रीजन एंटायर रीजन को उन्होंने एडीपी पे कर दिया, वो नहीं दे रहे प्रैक्टिकल उस पे. ठीक है. अब इन सारे पेपर्स की वेटेज है.
वेटेज का मतलब है कि जो आपका ग्रेड, ठीक है, जो 100 मार्क्स से 100% बनेगा, उसमें से एमसीक्यूज पेपर 1 उसकी वेटेज कितनी है? P1 27.6%। बोलो भाई साथ साथ। 27.6%। पेपर 2 क्यों बोलना, पेपर 2 का बताना है कितने परसेंट है। सबसे ज्यादा इसकी होती है 51.7%। और रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 27.6। इसकी 20.7%। हाँ बेटा, बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को, आपने आज तक जब भी अपने फिजिक्स के टॉपिक्स की प्रिपरेशंस की हैं, तो आपने क्या किया है? आपने हमेशा पेपर 1 एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया है कि नहीं? ऐसा क्लास O1 O2 अब तक आगे जितने भी आपको टेस्ट आते हैं, आप भाग के पास पेपर्स पकड़ते हो और उसमें से क्या करते हो? एमसीक्यूज पेपर 1। बस इसका मतलब है आप क्या पक्का कर रहे हो अपना? 27.6%। तो अब अगर उसमें 100% भी आ जाते हैं आपके, तो बेटा ये जो मेजर पार्ट है 51.7% P2 का, इसका स्टाइल, इसका आंसरिंग फॉर्मेट और इसकी बाकी सारी चीजें, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेपर 1। कितना टाइम लगता है इसको लिखा और नहीं लिखा ही? हाँ जी, टाइम बताएं कितना कितना है? 45 सर पेपर 1 hour 45 minutes पेपर 2। 1 hour सर पेपर 45 minutes जी। सर पेपर 2 में पासपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं कुछ कि नहीं? मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज पे आते हैं 17 आते हैं। 17%। अल्बर्ट सर ई आ रहे हो। 17। अच्छा जी, तो अब देखो, अगर हमने 51% विच इज अराउंड 52%, अगर हमने 52% की प्रिपरेशन ना की, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ना की, तो ये तो फिर हम चांस पे छोड़ रहे हैं। फिर हमारा A स्टार का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता अगर हम इसकी प्रिपरेशन ना करें और हम सिर्फ एमसीक्यूज की करते हैं। हो सकता है आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाए, बी आ जाए, ए आ जाए, लेकिन A स्टार के लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करके जानी है, राइट? अब इन क्वेश्चंस को जो पेपर 2 के हैं, सेक्शन 1 में हमारे पास छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, और सेक्शन 2 में सब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 45 मार्क्स के, सब्जेक्टिव टाइप 30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ही अगर हमें उसकी डिमांड समझ नहीं आएगी, तो हम उसको उस तरह से एड्रेस नहीं कर सकेंगे जिस तरह से एग्जामिनर चाहेगा। हम उसको अपने अंदाज से बताएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन की वोकैबुलरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो just to make you people realize कि पेपर 2 जिसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, it has the maximum weightage 52% almost, तो हमें उसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए if we want to get the excellent grades. All right, I'm sure थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हुई होगी इस चीज पे। अच्छा बेटा, पेपर 2 एंड पेपर 4 बहुत मैचिंग है, they resemble a lot with one another. वही क्वेश्चंस का स्टाइल जो पेपर 2 का है ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता पेपर 4 में है, बट डेटा ज्यादा है उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन कम है, कैलकुलेशंस एंड डेटा हैंडलिंग ज्यादा इन्वॉल्व होता है पेपर 4 के अंदर। पेपर 2 के अंदर आपका ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी की सारी वैरायटी पेपर 2 में आती है, ठीक है? तो बेटा ये एक पूरा सिनेरियो है जिसको हमें कवर करने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली द कंटेंट जो हमें करना है, इट्स द वे हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट कंटेंट. वी शुड बी अवेयर ऑफ द स्टाइल.
ठीक है। सो जब आप अब जस्ट एन एक्सपर्ट्स एडवाइस हियर फॉर फिजिक्स, करना कैसे है। अब हम ये बाकी के जो एग्जाम्स की निटी-ग्रिटीज है ना और टेक्निकलिटीज है, वो हम बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे जब हम पास पेपर स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपने करना ये है कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इट इज जस्ट एडवाइस, तुम इस पे काम करना चाहो तो कर सकते हो, ना भी करना चाहो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, ठीक है। आपके पास 2 स्ट्रीम्स होंगी, फिजिक्स प्रेपरेशन। एक स्ट्रीम स्कूल एकेडमी, और दूसरी स्ट्रीम है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आपने एक्सेलेंट ग्रेड लेना है, अच्छा ग्रेड लेना है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को, इस गाइडेंस को जरूर फॉलो करना, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हो, आपको स्कूल का होमवर्क मिल रहा है, टास्क मिल रहे हैं, स्कूल में स्टडी हो रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं, मॉक एग्जाम्स चल रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन है, दैट इज योर स्ट्रीम नंबर 1। वो आपने सारे के सारे करने, होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम, मॉक एक्सेट्रा। इनमें टाइम लगेगा, ठीक है। आप स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, आप एकेडमी आते हो, टाइम लगता है। एकेडमी का कोई होमवर्क हो या स्कूल का हो, उसमें टाइम लगता है। टेस्ट की प्रिपरेशन है, टाइम लगता है, लगे आपने उसके लिए टाइम रखना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी ये नहीं करते, उनका ये स्टार नहीं आता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। वो बच्चे जो स्कूल का होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम्स, मॉक्स, हर चीज की प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सेल्फ स्टडी नहीं करते, ए स्टार नहीं आता। आपने सेल्फ स्टडी के लिए अलग टाइम रखना है, स्कूल एकेडमी के लिए अलग टाइम। नेवर एवर मिक्स अप कि फिजिक्स मैंने 1 घंटा पढ़ ली, आपका टास्क था, कल एग्जाम है या कुछ होमवर्क मिला हुआ जिसमें आपका 1 घंटा फिजिक्स का लग गया, दैट डज नॉट मीन्स कि आपको वो सेल्फ स्टडी का टाइम भी लो। आप हाफ एन आवर जरूर, जो भी आपके सब्जेक्ट एरियाज हैं, उनकी जैसी नीड्स है। मैथ्स आप हाफ एन आवर में तो नहीं कंप्लीट करते ना, मैथ्स को तो ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इंग्लिश को बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी चाहिए होता। तो मेजरली जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको कम से कम आप 45 मिनट्स से स्टार्ट करें, सेल्फ स्टडी, ठीक है। अपना प्लान बनाओ, इन दोनों स्ट्रीम्स को कंसिडर करते हुए टाइम टेबल बनाओ आज से। अब तो मेरा ख्याल है कितने 8 महीने आपके एग्जाम में सर मई जून अराउंड 28 को उनका इंग्लिश का खाना है। हाँ, तो मई जून कब होने हैं? जनवरी तो चल रहा है सर, फिजिक्स के तो जून में जाके। हाँ, तो जून में कितने महीने हैं अभी? सर 8 महीने। 8 महीने सर, 8 महीने तो सर 4-5 महीने, 4-5 महीने रह गए। सर मेरा तो साल पड़ा है अभी फिजिक्स में। तो बेटा फिर आप लोग मौजे करो, ओके। इसके 2 तो साल पड़े। अब प्रॉब्लम ये है कि इन 4-5 मंथ्स में जिन बच्चों ने अभी अपीयर होना, उनके लिए टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि वो हल्ला गुल्ला और ही हू हा हा में, बेटा मेरी क्लास में बैठना है तो इंसानों की तरह बैठना है, वरना मैंने किक आउट कर देना। ऑलराइट, यस। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में गप्पे नहीं लगा सकते आप। सर 11 मई को है पहला P4। जी बेटा, 11 मई को है P4।
थोड़ा सा माइक से हट के बोलो हम सर 11 मई को P4। 11 मई को P4 आपका। ओके ग्रेट। क्या 11 मई को अच्छा P4 है। तो बेटा आप सर उसके बाद P2 है। बैकवर्ड आप ट्रैक कर सकते हो। बैकवर्ड ट्रैक करके अपना टाइम टेबल उसी तरह से सेट करो। मैंने कौन सा टॉपिक कितने दिनों में कब तक उसको फाइनल करके खत्म करना है सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है ओके। ये तो सारा एक ओवरव्यू था आपके सिलेबस का, आपके एग्जाम स्टाइल का, पेपर्स का। जी हाँ जी हाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले वो बच्चे जो 11th में इस साल अपीयर हो रहे हैं, they got a chance to share what are the areas they wanted to revise। पहला टॉपिक जो सबसे डिफिकल्ट है, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, थिंक अबाउट इट। अपनी लिस्ट आपने बना के रखी हुई है, जिन्होंने नहीं बना के रखी है अपने सामने बना लो जल्दी से। आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर दैट। जी मरियम, कैन यू टेल मी द शेयर द फर्स्ट and the most difficult topic chapter which you wanted to revise? करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा। All right. Yeah. बस ठीक, अगर ये चैप्टर्स हो जाएं तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी आप लोगों को। सर प्रेशर भी करवा दो। प्रेशर सर प्रेशर में वो वॉल्स में मसला होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाए तो उसके बाद प्रेशर करवा दें। सर पहले तो वही ओके जी। कोई और बच्चा वहां से ऑनलाइन बच्चों में से? सर वो वाला कौन सा था जिसमें लेवर्स होते थे, उस वाले चैप्टर को हम क्या कहेंगे? लेवर्स तो प्रेशर में थे। लेवर्स सर लेवर्स का कह रही है प्रेशर में? यस सर प्रेशर में थे। तो जिसमें वॉल्स नहीं सर। थोड़ा हाँ सा और बताएं, कोई और टॉपिक बताएं। सर फोर्सेस और वेक्टर्स में सर जो वो आप डायग्राम बना रहे थे वो जो माइक वाला। चलें बस ठीक हो गया। हम सबसे पहले इनको करने लगे। ओके दिस इज वन टॉपिक। लाइट एंड साउंड प्लस हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियोएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे पास 4 से 5 टॉपिक्स बनते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमारा इस पे लगेगा एंड इट्स डिफिकल्ट एज वेल। डिफिकल्ट तो ये पहले भी कर रहे थे ना हमने इलेक्ट्रिसिटी। पहले भी किया बेटा सबने किए, बाकी जो चैप्टर्स भी सबने किए हुए हैं, लेकिन अब चूंकि हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है इसलिए हम इसको थोड़ा एक और स्टाइल से करेंगे। जी मैग्नेट्स हम स्टार्ट ले रहे हैं आज। बेटा टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। बाकी के बच्चे जैसे जैसे हमें ज्वाइन करेंगे वो साथ में करते रहेंगे। यस हम जी कह रहे हैं। ओके ऑलराइट मैग्नेट्स तो बताएगा व्हाट आर मैग्नेट्स। attraction and repulsion. If we have a South pole and yes, north. if we have a bar like thing इस तरह से Yes. स्टेक एंड नॉर्थ होता है साउथ होता है वो अट्रैक्ट करती है तो वी कॉल इट अ मैग्नेट। यस शाबाश। So magnet it attracts opposite poles, all right, similar poles they repel each other। और ये किस किस को अट्रैक्ट करती है, करता है मैग्नेट? सर मैग्नेटिक मटेरियल। शाबाश। कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स? सर आयरन और स्टील। Steel, iron, bus, nickel. ठीक है। कोबाल्ट भी सर। लाइए बताइए जी। आयरन, Nickel, cobalt, निकल, cobalt, कोबाल्ट, निकल हो गया। और चौथी चीज कौन सी है? स्टील। स्टील। ठीक हो गया। लकड़ी को वुड को करता है ये अट्रैक्ट? No, sir. प्लास्टिक? No, sir. नेहा और कौन सी चीज को नहीं करता अदर देन दिस? Sir, aluminum.
Non-magnetic material. Non-magnetic में we have wood, plastic. What else? Neha, Sir, Fabrics. aluminum. Neha, you think it attracts copper? No, sir. Good. So we have wood, plastic, copper, सिल्वर तो भी नहीं करता वो, silver. गोल्ड तो भी करता, Okay. बस गोल्ड तो करता अच्छा, कोई ऐसी सब्सटेंस है जो जिसको ये वीक अट्रैक्शन जो शो करता हो? एल्युमिनियम, वीक अट्रैक्शन. Sir, iron too. ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, स्ट्रेट फॉरवर्डली. ठीक है. और कोई इनके दरमियान में भी होंगे. कार्बन, ठीक है, जिनको ये वेरी जो वीक अट्रैक्शन. एल्युमिनियम, शाबाश. एल्युमिनियम. एल्युमिनियम. इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर भी है एल्युमिनियम के साथ साथ. ठीक है बेटा, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, we can they show a strong attraction to the magnets and they can also be turned into magnets. हम इनको क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अट्रैक्शन भी होती है, फेरोमैग्नेटिक. These are ferromagnetic substances. चार. Non-magnetic को हम डायमैग्नेटिक, diamagnetic. शाबाश. डायमैग्नेटिक. और ये जो थोड़ी सी वीक अट्रैक्शन शो होती है ना पैरामैग्नेटिक, हाँ, लेकिन हम उनको एल्युमिनियम सारी जिंदगी कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकता. ये है हाँ, वीक अट्रैक्शन शो करेगा, इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक. लेकिन सर आपने बताया था कि किसी और में ये Paramagnetic substance, aluminium. So we have classified the substances on three criteria, three merits. Things which show strong attraction towards a magnet and they can be turned into magnets. We call them ferromagnetic substances. They are iron, nickel, cobalt, steel. Things which show no attraction to the magnets and they cannot be magnetized, we call them diamagnetic substances. They are wood, plastic, copper and all the remaining metals. We have substances which show very weak attraction to the magnets. However, we cannot make these substances magnet. We cannot magnetize them. Examples are aluminium, gold, silver. Diamond तो यार रॉक है, क्या करें? कार्बन का और अच्छा, इसमें हम सिल्वर और गोल्ड को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, we just use aluminium. तो आप लोग भी एल्युमिनियम को ज्यादा याद रखना पैरामैग्नेटिक में. एनी क्वेश्चंस यहां तक? क्लियर? मिटा दूं? Magnets, they show attraction and repulsion because of special features. Let's suppose if I just bring another north pole here, these two north, they will attract or Repel, sir. Repel. similar poles, they repel each other. Opposite poles, they attract each other. This is called magnetic law. Magnetic law is similar poles repel each other. Opposite poles attract each other. Right?
Okay. Now, why a magnet attracts other substances? Ferromagnetic substances को attract क्यों करता है? Because of magnetic lines of शाबाश. Magnetic lines of force नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में जाती है। वेरी गुड इर्तिज़ा. सर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी को कहते हैं ना? इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जिसमें ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं. और सर इंटरसेक्ट भी इंटरसेक्ट ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को. पक्की बात है. सर ये रेगुलर अरेंजमेंट में होती है. हाँ, अगर हम इनको और करीब लेके आए फिर भी नहीं करेगी, निकल और इन्हीं वजह से ये आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं मैग्नेटिक लाइंस की वजह से. राइट. नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं. सो इस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक लाइंस इसी तरह से होंगी. सो इफ वी ट्राई टू ब्रिंग these two poles closer to each other, these magnetic lines they will repel because they never intersect each other. Right. इसकी वजह से रिपल्शन होगी. और ये जा किस तरफ रहेंगे? साउथ में. राइट. तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्थ पोल ले आऊं, ऑपोजिट पोल्स आ जाए, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस यहां पे जो जा रही थी इतना बड़ा लूप में, यहां से ये, तो वो इधर जाने के लिए वो स्ट्रेट इस साउथ में जाना शुरू हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई मैग्नेट के सिमिलर पोल्स दे repel each other and opposite poles they attract each other. The reason is magnetic lines of force. Any questions yahan tak? कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? अच्छा मुझे ये बताओ, ये मैग्नेटिक लाइंस जो फोर्स जो हैं ये दे आर द रीजन. तो आयरन में हम सिंपल आयरन में how we can produce these magnetic lines of force? अब ये करंट वाला चक्कर नहीं है सर. डायपोल अरेंजमेंट हो सकती है सर किसमें? आयरन में एक पीस ऑफ आयरन है. how we can like turn it into a magnet? वो करके सर डायपोल अरेंजमेंट हो सकती है. वो करके उसके क्या डायपोल पे जब सर वो स्प्रिंग के अंदर डालते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करते हैं. There are different methods to magnetize the iron. Sir, लेकिन यहाँ उसमें पर आप होता भी क्या है, एक्चुअल में करते क्या है हम? इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करते हैं. डायपोल अरेंजमेंट भाई इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की तो उसने किया क्या आयरन को? ये जो वायर है इसमें से भी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. बंद करते हैं तो ये दोबारा तार बन जाती है. मैग्नेट तो नहीं बनती जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो तब तक करते हैं. सर उसके अंदर जो फोर्स होती है सर उसको एक जगह वो डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में कर देते हैं. शाबाश. अगर मैं सर सर जो कह रहे हैं वो अभी बात मूवमेंट में है. हाँ जी सर चूंकि इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्री मूविंग आयंस की जरूरत होती है. तो इसका ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स बनती हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट, तो इट हैज टू डू विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, इसमें आप फ्लो ऑफ करंट को मैग्नेट के साथ मिक्सअप कर रहे हो, जो ऐसा नहीं है. ऑलराइट. अब होता ये है कि ये पीस ऑफ आयरन है और एक ये सिंपल पीस ऑफ आयरन. सिंपल पीस, इन दोनों में फर्क मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का है. इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है बिकॉज ऑफ दैट इट हैज गॉट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बिकॉज
Magnetic lines they just come out from the north pole and they move into the south pole. इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए ये सिंपल पीस ऑफ आयरन है। मैं इसको एक मैग्नेट बनाना चाह रहा हूं, राइट? इसमें और मैग्नेट में फर्क है अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। वो कैसे? मैं इधर थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं ऊपर। उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आते हैं उसमें? लेकिन एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे ही है ना? अच्छा, और उसके सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं? ऑर्बिट्स में। यस सर। एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो इसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव एंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव हमेशा इक्वल होता है नंबर इनका, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट? होता ये है कि जब इस तरह की अरेंजमेंट इस शेप में आ जाए, किसी भी वजह से न्यूक्लियस ड्रिफ्ट कर जाए एक